हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त अनुज गौतम। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से बड़ी ही उपयोगी और शैक्षिक जानकारी हम लोग साझा करते हैं। आजकल हमने एक मुहिम चलाई है और वो मुहिम है कि आरटीई एक्ट 2009 को हम उसके ऐतिहासिक तथ्यों से लेकर के यानी उसके इतिहास से लेकर के आज तक की वर्तमान स्थिति तक हम बारीकी से समझें, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है हमारे बच्चों के लिए। इससे पहली वीडियो में हमने ऐतिहासिक तथ्य समझे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के। उससे पहली वीडियो में हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट का इतिहास समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो आप जरूर देख लें, जिससे कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये मेरा निवेदन है, क्योंकि वीडियो के अंत में होता है पूरी वीडियो का एक निचोड़। क्योंकि ये हम शिक्षा से संबंधित जानकारी साझा कर रहे हैं, शिक्षा के एक ऐसे आर्टिकल, ऐसे एक्ट से संबंधित जानकारी साझा कर रहे हैं जिसे हर व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो अभिभावक है। आज की वीडियो का टॉपिक आरटीई एक्ट 2009 में दिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान। नहीं समझना चाहते वो आपकी इच्छा है। अगर समझना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, कैसे उनको लागू किया जाना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक देखें। जो चीज अच्छी लगे उस पर लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। हम मात्र इस वीडियो में 9 पॉइंट आपके साथ साझा करेंगे आरटीई एक्ट के। पहला प्रावधान है इसके अंदर कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चे को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। ये पहला प्रावधान जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के सीधा टाइटल से जुड़ा हुआ है साथियों। और नंबर 2, क्योंकि ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम बहुत छोटी सी वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहते हैं। नंबर 2, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में यानी निजी विद्यालयों में भी 25% सीट फिक्स करना, यानी 25% सीटों पर कमजोर वंचित वर्ग के बच्चों के एडमिशन यानी प्रवेश सुनिश्चित करना। ये भी सरकार की और शिक्षा विभागों की जिम्मेदारी है कि ये ईमानदारी के साथ होना चाहिए। नंबर 3 साथियों, जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी उस सब को नजरअंदाज करते हुए हर बच्चे का प्रवेश समान अवसर के माध्यम से हो साथी। किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ना क्षेत्र का, ना धर्म का, ना जाति का, ना अमीरी गरीबी का, और हर बच्चे को स्कूल के अंदर प्रवेश मिल सके। ये भी प्रावधान हमारे आरटीई एक्ट 2009 में मिलता है। तो ये सुनिश्चित कौन करेगा, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें साथियों। नंबर 4, स्कूल बीच में छोड़ चुके बच्चों को, यानी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुके बच्चों को या स्कूल के बाहर रह गए किसी कारणवश, उन बच्चों के लिए
उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिले, उन्हें उम्र के अनुसार कक्षा मिले और प्रवेश मिलने के साथ साथ उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाना चाहिए। ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, यानी विभाग की जिम्मेदारी है साथियों। लेकिन इसे निश्चित करने की जिम्मेदारी हम सबकी है कि वो होना चाहिए है या नहीं। अगर है तो हाँ लिखें, अगर नहीं तो ना लिखें। नंबर 5, कैपिटेशन फीस और स्क्रीनिंग टेस्ट, इन सब पर रोक लगना चाहिए। पहले प्रवेश के समय बच्चे का टेस्ट लिया जाता था, बच्चे से फीस ली जाती थी डिफरेंट टाइप की, डेवलपमेंट के नाम पर, खेल कूद के नाम पर। इस सब पर रोक लगे जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी स्कूल में आकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। जिन बच्चों को किसी भी प्रकार से शिक्षा पाने का मौका नहीं मिला है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डर और बिना झिझक के साथ स्कूल में प्रवेश कर सकें। स्क्रीनिंग टेस्ट पर भी रोक लगाई गई आरटीई एक्ट 2009 के माध्यम से साथी। नंबर 6, बच्चों को हर प्रकार के दंड से मुक्ति, शारीरिक दंड, मानसिक दंड, आर्थिक दंड, कितने कितने प्रकार के दंड दिए जाते थे पहले। उन सब से बच्चा डर के पढ़ाई स्कूल बीच में छोड़ देता था। इसलिए ये प्रावधान भी हमारी आरटीई एक्ट 2009 में कानूनी रूप से बनाया गया है साथियों। इसकी फिलॉसफी, इसकी जो पीछे की कहानी है, अगर उस सब को आप जानना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट्स बॉक्स में साथ। नंबर 7, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी एजेंसी का गठन हो, ऐसे आयोग का गठन हो जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा कर सके। अगर बच्चों के अधिकारों से खिलवाड़ हो रहा है तो वो निष्पक्ष होकर के एक्शन ले सके, काम कर सके। ये भी प्रावधान हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 यानी 2009 में दिया गया है साथियों। नंबर 8, अभी तक आपने सरकार की ड्यूटी, विभाग की ड्यूटी, इन सब के बारे में सुना। क्या माता पिता की और अभिभावक का कोई काम नहीं है? होना चाहिए या नहीं? है साथियों। उसका भी प्रावधान आरटीई एक्ट 2009 में किया गया है। माता पिता और अभिभावकों का काम है कि बच्चों के प्रति दायित्व को पूरा करना, यानी बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना, समय पर स्कूल भेजना। ये माता पिता और अभिभावक का दायित्व। कोई अगर माता पिता और अभिभावक बच्चे को स्कूल नहीं भेजता है तो ये भी उसके लिए कानूनन प्रावधान किया गया है कि उनकी परिस्थिति को समझा जाए और बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए, स्कूल से जोड़ा जाए। नंबर 9, हमने 9 महत्वपूर्ण बिंदु यहां साझा करने की बात करी थी। तो अंतिम बिंदु है साथियों, स्कूलों के लिए न्यूनतम आधारभूत मूलभूत सुविधाओं का मुहैया कराना, मानक निर्धारण करना स्कूल के। ये भी प्रावधान
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में मिलता है मेरे दोस्तों। अगर ये 9 बिंदु आपको अच्छे लगे हैं, कोई भी बिंदु अच्छा लगा है तो उसका बिंदु का नाम आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। जिसकी पहले आपको जानकारी नहीं थी, इस वीडियो के माध्यम से मिली है, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और आप क्या विस्तार से जानकारी इसमें चाहते हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट का मतलब केवल इतना ही नहीं है साथियों कि बच्चे का नामांकन स्कूल में हो जाए और नामांकन रेट तो हमारा बढ़ जाए और हम पढ़ा लिखा अनपढ़ बना दें। वो काम भी राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं करता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर प्रावधान है निःशुल्क और अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले बच्चे को, क्वालिटी एजुकेशन, जिसके लिए आज की जो नई पॉलिसी आई है NEP 2020 उसको भी इसके साथ, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी उसके साथ अलाइन किया गया है, यानी उसके प्रावधानों के आधार पर भी उसमें प्रोविजन किए गए हैं। हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट से पहले ही NEP 2020 पर बहुत से वीडियो इस चैनल पर डाले हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर और भी कोई हमसे कोई बिंदु छूटा हो उसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, जिस पे हम आगे आपको जानकारी साझा करेंगे। तो ये हमने समझा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिस पर सरकार को काम करना है, जिस पर माता पिता को काम करना है, जिस पर हमारे शिक्षा विभागों को काम करना है, राज्य सरकारों को काम करना है, स्थानीय सरकारों को काम करना है। बहुत से काम हुए भी हैं, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर 38 सेक्शन हैं, यानी 38 धाराएं हैं, 38 सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स में बटा हुआ है। उसके अंदर एक शेड्यूल लगा हुआ है, यानी स्कूल के मिनिमम मानक लगे हुए हैं, मूलभूत सुविधाएं क्या होनी चाहिए स्कूल में, स्कूल किसे कहते हैं, इस सब का प्रावधान है। तो अगर आप सेक्शन वाइज, पॉइंट वाइज जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। गुणवत्तापूर्ण, समान और समावेशी शिक्षा देना ही राइट टू एजुकेशन एक्ट का लक्ष्य है साथियों। धन्यवाद।